जैसे मैंने देखा आपने समय जब मैं तैयारी कर रहा था तो बच्चे जो तैयारी कर रहे थे सबसे पहले पीटी निकालने का प्रीलिम्स निकालने का सोचते थे, वो आगे मेंस नहीं देखते थे। तो एक दो अटेम्प्ट उनका प्रीलिम्स निकालने में लग जाता था। फिर जब वो मेंस देना शुरू करते थे तो फिर एक दो अटेम्प्ट मेंस लगने लग गया, फिर वो इंटरव्यू की तैयारी भी। दूसरा कि जो आपने पूछा कि किस प्रकार से तैयारी का, तो तैयारी का सामान्य तौर पर आपको इनिशियली आजकल जैसे 10th के बाद ही लोग शुरू कर देते हैं इंजीनियरिंग की तैयारी, 11th-12th में करते हैं, मेडिकल की तैयारी करते हैं, लॉ की तैयारी करते हैं, मैनेजमेंट की। बहुत बच्चों का ये भी क्वेश्चन रहा है सर कि हम क्या 10th के बाद इसको शुरू कर सकते हैं या इंटर के बाद करें? नहीं, बिल्कुल इसमें उसी मुद्दे पे मैं बताना चाहूँगा। इस तरह से मैंने इंटरव्यू या लोगों को मार्गदर्शन दिया था जिसमें कि, और अभी भी मैं देता हूँ लगातार, कि जो बच्चे। आपने कितना अटेम्प्ट दिया था सर? मैं बीपीएससी में तीसरा प्रयास में मेरा हुआ था। जो है उसमें थोड़ा पेशेंस चाहिए और एक लंबे समय तक तैयारी करनी पड़ती है, और उसमें 3 स्टेज है, पीटी स्टेज, मेंस और इंटरव्यू। और आप कितने भी अच्छी तैयारी करें लेकिन किसी भी स्टेज पे चूक हो सकती है। और इस टॉपिक से थोड़ा सा हट के, जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप आईपीएस हैं, इससे पहले सर आप डीएसपी से प्रमोट। जी जी। हाँ, तो और भी मतलब बीपीएससी के भी तैयारी कर रहे होंगे बच्चे, तो कहीं ना कहीं वो भी करते हैं। हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन भी आए हैं जो तैयारी करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा फेस आता है एक लाइफ में जो वहाँ पे उनको लगता है कि अब तैयारी छोड़ देना चाहिए, और कुछ बच्चे उसी टाइम को फिर से एक अपने अंदर मोटिवेशन लाते हैं और उस जॉब को निकाल लेते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स को क्या सजेशन देना चाहिए? इसमें आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जैसे कमीशन की तैयारी जो है उसमें थोड़ा पेशेंस चाहिए और एक लंबे समय तक तैयारी करनी पड़ती है, और उसमें 3 स्टेज है, पीटी स्टेज, मेंस और इंटरव्यू। और आप कितने भी अच्छी तैयारी करें लेकिन किसी भी स्टेज पे चूक हो सकती है, और आप उसमें आपको निराशा हाथ लग सकती है। तो इसमें मैं सबसे शुरू से भी मैंने जब मेरा सिलेक्शन हुआ था बीपीएससी के थ्रू, तो उस समय भी कई तरह से मैंने इंटरव्यू या लोगों को मार्गदर्शन दिया था, जिसमें कि, और अभी भी मैं देता हूँ लगातार, कि जो बच्चे। आपने कितना अटेम्प्ट दिया था सर? मैं बीपीएससी में तीसरा प्रयास में मेरा हुआ था। तीसरे अटेम्प्ट में जी आपका फाइनल हुआ? जी जी। तो मैं इसमें जितने भी आने वाले तैयारी करने वाले जो परीक्षार्थी हैं, जो भी करना चाहते हैं, तो उनको मैं एक तो ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप किसी भी तरह से पहले अल्टरनेटिव एक कैरियर जरूर रखें। आजकल कई प्रकार के प्रोफेशनल कैरियर हैं, जैसे लॉ का है, मैनेजमेंट का है, और कई प्रकार के प्रोफेशनल कैरियर हैं। आप साइड बाय साइड जरूर एक इस प्रकार का प्रोफेशनल कैरियर अडॉप्ट किए रहिए, जिससे कि अगर मान लीजिए इसमें आपको किसी भी तरह से 1% भी चांस हुआ कि नहीं अगर सिलेक्शन हुआ, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ज़मीन पर आ गए। आप उस कैरियर को, जो लॉ का है, चाहे मैनेजमेंट का है, चाहे कई अन्य, क्योंकि केवल यही एकमात्र आपका विकल्प नहीं है। बैकअप रखना चाहिए। हाँ, एक बैकअप आपको विकल्प आपके पास रहना चाहिए। दूसरा कि जो आपने पूछा कि किस प्रकार से तैयारी का, तो तैयारी का सामान्य तौर पे आपको इनिशियली आजकल जैसे 10th के बाद ही लोग शुरू कर देते हैं इंजीनियरिंग की तैयारी, 11th-12th में करते हैं, मेडिकल की तैयारी करते हैं, लॉ की तैयारी करते हैं, मैनेजमेंट की। बहुत बच्चों का ये भी क्वेश्चन रहा है सर कि हम क्या 10th के बाद इसको शुरू कर सकते हैं या इंटर के बाद करें? नहीं, बिल्कुल इसमें उसी मुद्दे पे मैं बताना चाहूँगा कि चूंकि आपका जो जिस समय आप ग्रेजुएशन करके और आप कमीशन की तैयारी का शुरुआत करते हैं, उस समय में ये सभी फील्ड के बच्चे आएंगे, सभी फील्ड के। आप मेडिकल वाले भी देंगे इसको, इंजीनियर्स भी देंगे, आपके लॉयर्स भी देंगे, और बाकी कई प्रकार के मैनेजर्स भी हैं, वो भी देंगे। तो ये कमीशन का जो प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन चूँकि माना जाता है, तो इसमें चूँकि सभी वर्ग, सभी फील्ड से आएंगे छात्र और उसको देंगे, तो आपको तैयारी भी इसका स्पेसिफिक करना चाहिए, और आपको 10th के ऑनवर्ड्स ही चुनाव कर लेना चाहिए कि हमको मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, किस फील्ड में जाना है। यदि हमको कमीशन की तैयारी करनी है तो हम 10th से ही वैसा एक सब्जेक्ट अपना चुन लें, जिसका कि 11th में हम आर्ट्स लेना है तो आर्ट्स ले लें, साइंस लेना है साइंस, जो भी आपको सब्जेक्ट में रुचि है, उस सब्जेक्ट को अगर कमीशन देना है तो आप 11th से ही पढ़ना शुरू कर दें। 11th-12th पढ़ें, फिर 3 साल आपका ग्रेजुएशन होगा, और 3 साल में आप उसी समय में कुछ थोड़ा समय आप जनरल स्टडीज़ को दें, क्योंकि अब जो कमीशन में एक ऑप्शनल रहता है, एक जनरल स्टडीज होता है, तो आप दोनों को देखें। फिर आप एक न्यूज़पेपर जरूर, अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो जीएस को और साक्षात्कार के दृष्टिकोण से भी, जो जैसे मैंने देखा आपने समय जब मैं तैयारी कर रहा था, तो बच्चे जो तैयारी कर रहे थे सबसे पहले पीटी निकालने का, प्रीलिम्स निकालने का सोचते थे, वो आगे मेंस नहीं देखते थे। तो एक दो अटेम्प्ट उनका प्रीलिम्स निकालने में लग जाता था। फिर जब वो मेंस देना शुरू करते थे तो फिर एक दो अटेम्प्ट मेंस लगने लग गया, फिर वो इंटरव्यू की तैयारी भी लास्ट में करते थे। तो इससे क्या होता था, उनका बहुत ज़्यादा समय उनका निकल जाता था
एक एक स्टेज का तैयारी करने में। तो मेरा ये सलाह होगा कि तीनों की तैयारी आप शुरू से अपना ऑब्जेक्टिव रखें। आप इंटरव्यू का सोच के रखें कि हमको पर्सनालिटी का पूछा जाएगा, और पर्सनालिटी में ही जो टेस्ट है वो माना जाए कि अगर रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, लेकिन वो भी एक एग्जामिनेशन की तरह है। और ऑलमोस्ट आप अगर प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपने बायोडेटा पे क्वेश्चंस, आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस, चाहे जनरल स्टडीज़ से क्वेश्चंस, देश विदेश के, तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप इंटरव्यू के भी मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इंटरव्यू हो, चाहे मेंस हो, चाहे आपका प्रीलिम्स हो, ये तीनों का ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखें और उसका 10 साल का क्वेश्चन निकाल के देखें। और मैगजीन लेंगे तो आपके जो भी लोगों का साक्षात्कार के प्रश्न पूछे जाते हैं वो निकलते हैं समय समय पर, वो देखें। कोई एक मैगजीन ले, ज़रूर पढ़ें, एक पेपर ज़रूर नियमित रूप से करें। और एक आपको एक रखना पड़ेगा अपने में कि एक डिसिप्लिन रूटीन जो है, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीजनल आप पढ़ रहे हैं। जैसे एक महीना पढ़े, अगले महीने आपको घर में, परिवार में कभी ना कभी आपको कुछ फंक्शन और ये सब जिम्मेदारी होती रहती है, लेकिन आपको मानना चाहिए कि उसमें जब तक अत्यावश्यक ना हो तब तक आपके मुंह से हमेशा नो ही निकलना चाहिए। डिसिप्लिन एक, हाँ, डिसिप्लिन के अलावे आपको कंसिस्टेंसी बहुत चाहिए। नो आपके मुंह से निकलना चाहिए, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शंस। अगर मान लीजिए किसी को मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत है और आप अपने पढ़ाई के लिए नो कहते हैं तो वो थोड़ा इनह्यूमन हो जाता है। इसलिए मेरा ये सजेशन है कि जब तक इमरजेंसी ना हो तब तक आप एकदम नो बोलें। कुछ नहीं रखा है उसमें, आप सोशल सर्विस करें, वो एक अच्छी चीज़ है। तो सोशल सर्विस का भी ये नहीं है कि दोस्तों के साथ घूम के एक दूसरे का मदद करते चले। आप मदद मीन्स की मदद उस तरह का होना चाहिए जो ह्यूमन नेचर का है। किसी को फिनेंशियल मदद कर रहे हैं, किसी गरीब को मदद कर रहे हैं, किसी को रोड पार करा रहे हैं, किसी को आप उसका जो हेल्थ इशूज है उसको आप सॉर्ट कर रहे हैं, अगर सॉर्ट आउट कर रहे हैं। अगर कोई डिप्रेशन टाइप का या कोई टेंशन में है उसको आप काउंसलिंग कर रहे हैं, तो ये जो मदद है ये सोशल में ठीक है। अदरवाइज आप कई तरह के हैं, जैसे सोशल फंक्शंस में आप पार्टिसिपेट करते हैं कि जी हम शादी, मेरे दोस्त के फलाना की शादी है, तो आप जाते हैं, ठीक है, जाना चाहिए, एकदम मदद करना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि आपको छोड़ के आपके दोस्त के पास और भी कुछ लोग हैं कि नहीं। अगर हैं तो आपको अवॉइड करना चाहिए। और शादी के दिन ठीक है या उससे 1-2 दिन पहले ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ें ऐसी है जो एकदम प्रैक्टिकल मेरा अपना मानना है कि जो इंडियन सोसाइटी में लोग रहते हैं तो ये डिस्टर्बेंस आएंगे। और आप अगर इस पर कंट्रोल कर लेते हैं, बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप इनह्यूमन नहीं हो सकते हैं। बाद में उसी सोसाइटी में जाना है आपको, तो आप बाद में जब आप एज ए मतलब आईपीएस रैंक या जो भी पुलिस डिपार्टमेंट से होकर या यूनिफॉर्म में जाते तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ेगा। जी, तो आपको 100% ये देखना चाहिए कि आप ऑब्जेक्टिव में क्लियर रहना चाहिए, पैसेंस रहना चाहिए। और आप बिल्कुल अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी मोटिवेट करें कि नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना। तो मैंने देखा है कि हम लोग भी तैयारी कर रहे थे, लेकिन और बच्चे जो थे मोर प्रोफेशनल थे, जिनका ऑब्जेक्टिव 10th ऑनवर्ड्स ही क्लियर था, तो उन लोगों का देखा कि वो लोग मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट देते उन लोगों का हो जाता था। तो मेरा मानना है कि इसमें अच्छा अप्स एंड डाउन जो आते हैं, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, तो आप अपने कमियों को पहचानें। आप देखें कि आपकी जरूर कोई ना कोई कमी, या तो मेंस के स्टेज पे या प्रीलिम्स के लेवल पे या इंटरव्यू के लेवल पे, आप जरूर कुछ ऐसे कमियां आपकी होंगी जो कि जिसके कारण आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। पूरी तैयारी होने के बाद कई बार आपका नहीं भी हो सकता है, तो वो लक फैक्टर बहुत कम, हालांकि रोल हम मानते हैं कि लक का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपका उस दिन कहता है कि वो दिन आपका था कि नहीं था। तो मेंस कहते हैं मैं क्वेश्चन ऐसे 5 क्वेश्चन आ गए जिसको मैं 10 बार लिख के आया हूँ, तो निश्चित तौर पे वो 5 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन जो आपके लिखे हुए हैं 10 बार, तो उसमें 2 चीज़ें होंगी। पहला चीज़ होगा कि उसमें टाइम कम लगेगा और क्वालिटी इंक्रीज कर जाएगा, और आपको उन क्वेश्चंस के लिए समय बच जाएगा जो क्वेश्चंस में आप कंफर्टेबल नहीं है। नहीं तो आमतौर पे स्ट्रेटजी क्या होता है कि मेंस का क्वेश्चन आप करते हैं तो जो सबसे ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन आ रहा है उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगाते हैं, और जो नहीं आ रहा है वो लास्ट में आप 10 मिनट 5 मिनट में उसको छोड़ देते हैं या उसको हरिडली करते हैं। मेरा ठीक उलट स्ट्रेटजी है कि आप सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा अच्छे से आ रहा है, तो अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है घर में, तो उसमें क्वालिटी आंसर लिखेंगे कम समय में। तो अगर 30 मिनट एवरेज आपने एक क्वेश्चन को लॉन्ग टाइप आंसर में दिया है, तो आप कोशिश करिए कि 20 से 25 मिनट में हो जाए। तो ये जो 4 क्वेश्चन में 5-5 मिनट बचा, तो लास्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि आपको करीब 45 मिनट्स में
लास्ट क्वेश्चन के लिए है, तो उसको जितना सोच सकते हैं 10 मिनट 15 मिनट समय दे के और फिर 30 मिनट अगर लिखते हैं तो वो क्वेश्चन भी इन क्वेश्चन के जैसा क्वालिटेटिव हो जाएगा। और उस क्वेश्चन में चूंकि आउट ऑफ सिलेबस या कह सकते हैं कि वो नॉर्मल से हट के क्वेश्चन है जो आपके प्रेडिक्शन में नहीं था, आपने ठीक से पढ़ा नहीं है, तो यानी वो जो क्वेश्चन है उस पर अगर आपने मेहनत किया तो उस क्वेश्चन का मार्किंग आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि बाकी बच्चे उस क्वेश्चन को ढंग से जस्टिस नहीं देंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मेंस के स्तर पे मैंने महसूस किया था उस समय में। अब तो काफ़ी समय हो गया, लेकिन महसूस किया था कि ये कुछ चीज़ें थी। और 10 ईयर्स का क्वेश्चन जैसे प्रैक्टिस करना है मेंस में, आप घर में बैठ के 3 घंटे समय निकाल के और आप उसको एग्जाम। ये भी सर क्वेश्चन आता है जैसे कि सेल्फ स्टडी से भी हम लोग कर सकते हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बिल्कुल ज़रूरी है? देखिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट बिल्कुल, हम ये नहीं मानते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट बिल्कुल ज़रूरी है। आप अगर सही ढंग से स्ट्रेटजी बना के करते हैं तो अभी की स्थिति में खास करके ऑनलाइन के जो डेवलप किया है उसमें, और फ्री ऑनलाइन साइट्स भी काफ़ी हैं, तो ऐसा आप देखेंगे कि हर एक कंपटीशन में, IIT में, मेडिकल में, सिविल सर्विसेज में, सुदूर गांव से भी और सुदूर छोटे छोटे स्कूल से लोग हाई रैंक्स ला रहे हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि हम जो प्रचलन में देखा है कि लोग वहाँ से ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं और अपना ग्रुप बना के, और बिल्कुल जो आज के डेट में ये फैक्टर बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो गया है कि हम बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेंगे, वहाँ पढ़ेंगे, तभी कम्पीट करेंगे। अब की स्थिति में ऑनलाइन के समय में बिल्कुल ये न्यूट्रलाइज हो गया है। हाँ, ऑनलाइन में है कि आपका डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट चूँकि टीचर से नहीं हो रहा है तो आप डीमोटिवेटेड हो सकते हैं, लेकिन आपको अगर 3-4 का ग्रुप बनाया है या अकेले भी पढ़ रहे हैं और मोटिवेशन लेवल आपका हाई है तो कहीं से भी ये नहीं कहा सकता। हाँ, नहीं, वो आपका सिलेबस है, ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है और सारे चीज़ अवेलेबल हैं ऑनलाइन। डेडिकेशन आप कर रहे हैं? हाँ, डेडिकेटेड है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि अगर कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो कोई बहुत आप लूजर हैं। आज के ऑनलाइन मटेरियल जितना अवेलेबल है उसमें तो अभी के एग्जाम्पल भी हैं, यूपीएससी के जो रैंक 1 और 2 टॉपर हैं वो बिल्कुल सेल्फ स्टडी, बिल्कुल सेल्फ स्टडी एकदम। और वही आप सभी कंपटीशन का देखें, इंजीनियरिंग और मेडिकल, आप 100% देखें 1 to 100 के ऐसे बच्चे जरूर हैं उसमें जो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं आते हैं। तो उसके पीछे हम ये नहीं करें, हम डिस्करेज नहीं कर रहे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की ना करें। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट जिनको मन कर रहा है वो कर सकते हैं, वो चाहते हैं कि नहीं हमको गाइडेंस चाहिए तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कोचिंग बच्चे नहीं कर रहे हैं उनके लिए इम्पॉसिबल है कम्पीट करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सर इसमें एक भी क्वेश्चन, एक ये भी आता है कि मतलब क्या स्टडी बैकग्राउंड मैटर करता है कि मतलब आप किस बैकग्राउंड से पढ़ के आ रहे हैं? जैसे बहुत लोग हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कोई लोअर कॉलेज से है, कोई हायर कॉलेज से। स्टूडेंट्स ये भी बहुत सारे सवाल उठाते हैं कि तुम अच्छे स्कूल से पढ़ा था इसीलिए तुम्हारा हो गया। देखिए, इसमें कुछ हद तक आप जो बोल रहे हैं वो थोड़ा हद तक हम उसको सच्चाई मानते हैं उसमें, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जो इनिशियल डेज पे बच्चे नहीं पढ़ पाए ठीक से, अच्छे स्कूल से नहीं आए, उनको एक्सपोजर उतना नहीं मिला तो वो नहीं कम्पीट करते हैं, ऐसा नहीं है। वो धीरे धीरे, क्योंकि देखिए अगर कंपटीशन में कम्पीट कर रहे हैं, ये कंपटीशन है, इसको नॉलेज या आप इसमें विद्वान है उससे कोई लेना देना खास नहीं है। आपका लेवल कंपटीशन में और उस क्वेश्चन को जस्टिस कितना किया है, अन्य की तुलना में कैसा लिखा है, वो बहुत मैटर करता है। और मॉडल जो आंसर है उसके अनुरूप लिखा है कि नहीं, वो बहुत मैटर करता है। तो ऐसा मैंने देखा कि इनिशियली जो बच्चे साधारण स्कूल से आते हैं, बहुत अच्छा एक्सपोजर नहीं भी है, वो कालांतर में थोड़ा समय उनको ज़रूर लगता है, 6 महीना 1 साल एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन वो वहाँ पे जज्बा के साथ पढ़ के और फिर सभी चीज़ों को वो कवर कर लेते हैं। जीडी और ग्रुप डिस्कशन कर करके, इंटरव्यू का बोल के प्रैक्टिस कर करके, आईना के सामने कर करके वो इंटरव्यू भी बहुत एक्सेलेंट दे लेते हैं और उन कहीं से भी वो कमी नहीं रहते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो बच्चे पहले से एक्सपोजर मिला हुआ है, अच्छे से वो पहले ही से स्कूल लेवल पे उन्होंने जीएस का रखा है, सब्जेक्ट को पढ़ रखा है, तो उनको थोड़ा एडवांटेज ज़रूर रहता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अगर साधारण बैकग्राउंड से भी कोई आ रहे हैं तो वो नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। पढ़ने का घंटा और पढ़ने का डेडिकेशन, जज्बा, पैसेंस और मोटिवेशन लेवल, यही इसमें है जिसको कि आप अगर हाई लेवल पे रखते हैं तो 100% सक्सेस आपको मिलेगा, भले थोड़ा लेट लगे। सर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड मतलब क्या, किस कॉलेज से आपने इंटर किया? मेरा 10th में मैंने सर गणेश दत्त पाटलिपुत्र हाई स्कूल यहीं कदम कुआं में है पटना में, पाटलिपुत्र हाई स्कूल से मैंने किया 10th। 12th ऑनवर्ड्स मैं साइंस कॉलेज पटना से किया, 12th इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन और एमएससी मास्टर्स डिग्री भी मैंने जियोलॉजी में किया। उसके बाद मैं कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ की पढ़ाई की और मेरा साइंस बैकग्राउंड ही रहा है। जी सर।
तो कहीं ना कहीं आपने भी मतलब बिहार बोर्ड को ही इंटर में बिहार बोर्ड ही रहा, बीएससी बोर्ड ही रहा। 10th में मेरा बिहार बोर्ड रहा और 12th में बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल जो बोर्ड है काउंसिल से किया 12th, और पटना यूनिवर्सिटी से फिर ग्रेजुएशन और एमएससी किया गया। तो वैसे स्टूडेंट जो ये सोचते हैं कि बीएससी बोर्ड से मेरा नहीं हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट आप देखेंगे अगर मिलाएंगे तुलना हम लोग के समय में, तो बिहार बोर्ड का जो सिलेबस था और जो पेपर्स थे बहुत एग्जॉस्टिव थे। 15 पेपर्स हम लोगों ने दिया था। तो हम लोग जब गए तैयारी करने, और हम सभी बाकी कैंडिडेट की तरह मैं भी मुखर्जी नगर में कुछ दिन रहा, इंदिरा विहार, उस सब इलाके में बैठ के तैयारी। ये सर ट्रेंड बहुत है कि मतलब आपको तैयारी करना है तो दिल्ली के मुखर्जी नगर में जाना जरूरी है, ऐसा उस समय में ऐसा एक ट्रेंड था, लेकिन मैं भी कुछ लेट गया, लेकिन ऐसा कोई लेना देना नहीं है कि मुखर्जी नगर, लेकिन चूंकि एक ट्रेंड था और वहीं पर मैंने एडमिशन ले लिया था सीएलसी, चूंकि हायर स्टडीज़ मुझे करना था तो लॉ में मैंने एडमिशन ले लिया। तो ये भी एक था कि कोइंसिडेंस था कि मैं लॉ में एडमिशन लिया, उसी समय मैं वहाँ चला गया, तो तैयारी का समय मैंने वहाँ बिताया। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल्ली में जो है वही कम्पीट कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी जाने के बाद आप जाते हैं तो आपको वो देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से आप तैयारी का शेड्यूल बनाते हैं, और आपको हमेशा माइंड में एक ऑब्जेक्टिव रखना पड़ता है और बच्चों को उसी ढंग से तैयारी करनी पड़ती है जैसे कि नॉर्मल बच्चे करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं वो वहाँ पे और आप बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। यहाँ तो फिर भी फैमिली का एक रहता है बैक गाइडेंस, वो लोग दबाव देते रहते हैं कि पढ़ाई का टाइम हो गया, अगर थोड़ा सा उनका मन होता है इधर उधर जाने का भी तो, लेकिन वहाँ बिल्कुल वो एक रूम में बंद होकर खुद से तैयारी करते हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं उनका ध्यान भटके। तो ये चीज़ उनको कंसिस्टेंसी अपना एक शेड्यूल रखना होगा कि नहीं, अभी जो मेरा टाइम है उसको हमको यहीं पे यूज़ करना। ये होता है कि आप जैसे घर पे हैं तो गार्जियन टोकते रहते हैं, वो अच्छा चीज़ है, लेकिन गार्जियन फिर घर पे अगर माहौल एकदम स्ट्रिक्टली अगर बहुत बैलेंस नहीं है तो घर पे हम समझते हैं कि घर पे डिस्टर्बेंस भी काफ़ी है, और वहाँ जाते हैं तो फिर वहाँ पे फूडिंग लॉजिंग इसका प्रॉब्लम हो सकता है, और आपका ग्रुप कैसा है, अगर आपके अच्छे ग्रुप हैं, अच्छे मित्र हैं तो वहाँ तैयारी की जा सकती है। तो प्रॉब्लम्स तो वहाँ पे भी आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैनेज नहीं किया सकता है। उन प्रॉब्लम्स को आप मैनेज कर सकते हैं और इजीली उससे आप तैयारी कर सकते हैं उसमें। तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया हमें। और जैसा कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, सर ने सारा चीज़ अपना बताया है किस तरीके से कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। और आप ये जो सोचते हैं कि फाइनेंशियली मेरा मतलब वीक है तो हम नहीं कर सकते हैं, तो सेल्फ स्टडी एक बेटर ऑप्शन है, आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं। और आजकल सारी चीज़ ऑनलाइन उपलब्ध है, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं, और सारा चीज़ आपको यूट्यूब और जो भी ऑनलाइन मीडियम है उसके सोशल मीडिया की तरफ से आपको पाए जा सकते हैं, और वो लोग अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए HRS न्यूज़। धन्यवाद।